वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आप प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस का जो एक मेजर एस्पेक्ट है, जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आज मैं अपने एक पुराने फ्रेंड जो कि मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं, उनके साथ एक डिस्कशन मैंने की। मैंने कहा उसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और आप लोगों के लिए कुछ एक इकोनॉमी का एक ओवरऑल एस्पेक्ट दे सकें। स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि आप अपनी वेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। भले आप पाकिस्तान के अंदर हों, भले आप बाहर हों पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर जो रुपी डिवैल्यूएशन है, रुपी की वॉलेटिलिटी है स्पेसिफिकली, वो क्यों है और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि जो लेवरेज पे रियल एस्टेट लोग लेते हैं, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं। हर टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है आप उसको जाके देख सकते हैं। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इनका नाम यासीन निज़ामी है और ये इस वक्त कनाडा में सिस्को में काम कर रहे हैं। और इनका टिकटॉक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। अगर आपको इनको फॉलो करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इनके चैनल्स के। इसके अलावा अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है हमारी इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या हमारी इस डिस्कशन से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। So Yasin is with us and as I said in the introduction कि यासीन मेरे बहुत हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। आई थिंक कोई 25 इयर्स अब हो गए। यासीन अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें एंड देन वील टॉक अबाउट मोर। Thank you very much, Wali. I think it's a great opportunity for me to be on your show. Or I think I will appreciate your efforts first. You are doing a great job क्योंकि तुम जिस तरह से एजुकेशन दे रहे हो लोगों को मासेस के अंदर कि वो किस तरह अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कम्युनिटी वर्क। और मुझे भी इसी किस्म का थोड़ा बहुत शौक था जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि मैं क्यूरियस था कि किस तरह ये बैंकिंग सिस्टम चलता है, किस तरह करेंसी सिस्टम चलता है। कभी मुझे मौका नहीं मिला उसको पढ़ने का, लेकिन ये लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर मुझे थोड़ा पैंडेमिक की वजह से टाइम मिला, तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा एजुकेट किया इस बारे में। तो बैकग्राउंड ये है कि मैं और वली एक एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम लोग हमने बैचलर्स एक साथ किया था कराची में और फिर वहाँ से हमारा जो करियर था, वो भी तकरीबन सिमिलर ही था टेलीकॉम्स के अंदर। और फिर मैं मूव आउट हो गया था पाकिस्तान से यूके, यूके से फिर कनाडा। और अभी भी हम लोग इंटर्न है, तो हम लोग इसी तरह की थोड़ी बहुत साइड हसल्स करते रहते हैं। तो रिसेंटली मैंने अपना यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल शुरू किया था जिसमें मेरा फ़ोकस था मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, करेंसी एक्सचेंज के ऊपर कि किस तरह जो फाइनेंशियल वर्ल्ड, ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड किस तरह काम करती है। तो उससे काफ़ी मुझे माइंड ब्लोइंग किस्म के फैक्ट्स पता चले, जो मैं फिर अपने स कम्युनिटी को मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए, ताकि उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल जर्नी है, ऑफ़ कोर्स, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लेवल पे मैंने बताया। डिटेल में हाँ, जाएँगे नहीं तो काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी तक हम लोग अभी तक उसी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ही हैं, अभी भी जॉब्स कर रहे हैं। यासीन बाय द वे सिस्को में जॉब करता है और ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन दैट डोमेन। बट एट द सेम टाइम जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप कैसे एज़ एन इंजीनियर आप ये किस तरह काम कर रहे हैं? तो मैं अगेन सबसे ये बोलता हूँ कि यार अपने आप को कन्फाइन ना करें, आप कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। There are a lot of examples. I don't know if our viewer know about that, लेकिन अली अब्दाल जैसा बंदा जो कि हार्डकोर डॉक्टर था, उसने बिल्कुल एक यू टर्न लिया और जिस तरह से उसने कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन चूज़ किया एंड देन सिमिलरली बहुत सारे और लोग होते हैं, तो हमें अपने आप को कन्फाइन नहीं हुँ, करना चाहिए और लर्निंग हैज़ नो बाउंड्रीज़। तो एनीवेज़ बिल्कुल। यासीन अभी बाय द वे फॉर द व्यूअर्स हम इस तरह के और सेशंस करते रहेंगे, बल्कि मैं सोच रहा था कि लाइव सेशंस भी करें, तो वो अपकमिंग टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिस तरह से आप लोगों की फीडबैक मिलती है, हम उसको उस तरह से कर सकते हैं। अभी आज का टॉपिक बेसिकली रिगार्डिंग मनी है ओवरऑल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एक बहुत डिफरेंट किस्म की फील्ड है। देखने में शायद एक जैसी लगती हूँ, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होता है ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट भी हो जाए, और जो पर्सनल फाइनेंस का के बारे में जानता है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस को अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा उस तरह से यू कैन से कि मुझे उस तरह से समझ नहीं है, आई वुड से लाइक दैट। लेकिन यासीन क्योंकि उस तरह से देख रहा होता है इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो हम इससे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये पैसे हैं क्या? मनी व्हाट इज एक्चुअली मनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वली आपने। और नॉर्मली ये एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि ये जो पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी हम यूज़ करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मनी और वेल्थ, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर हम इसको स्टडी करें लास्ट 50 इयर्स के अंदर, ये जो पेपर करेंसी थी ये बेसिकली गोल्ड से बैक होती थी।
ठीक है? राइट, 1971 में जो राइट, उस वक़्त के सदर रिचर्ड निक्सन थे यूएस के, उन्होंने इस पूरे एग्रीमेंट को जो है कैंसल किया और अब तब से लेके अब तक ये सिर्फ़ एक वर्थलेस पेपर है। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सिर्फ़ ये काम किस पे करता है? ट्रस्ट के ऊपर कि हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है अपनी, कि गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करेगी कि इसको एक्सचेंज करके हम कोई स्टफ़ बाय कर सकते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हों या सर्विसेज़ हों। राइट, तो और फिर दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो शुरू में ह्यूमन हिस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व हुई है, पहले हम बार्टर सिस्टम में थे, ठीक है? लोग स्टफ़ एक-दूसरे से एक्सचेंज करते थे। आपके पास राइस है, मेरे पास फ्रूट्स हैं, हम दो एक-दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इस तरह हुँ, ट्रेड होती थी। फिर वो हुँ, इवॉल्व हुआ कमोडिटी बेस्ड करेंसी के ऊपर जिसमें गोल्ड, सिल्वर के कॉइन्स यूज़ होते थे, तो लोग उसको एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करके ट्रेड करते थे। ऑफ़ कोर्स राइट, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसको फिज़िकली मूव करना मुश्किल होता था। फिर ये जब बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ जिसको अभी हम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, ये इजाद हुआ था नीदरलैंड से। एम्स्टर्डम में जो सेंट्रल बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 15वीं सेंचुरी में वहाँ से और तब से फिर ये पेपर बेस्ड करेंसी शुरू हुई। बाय द वे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं कट कर रहा हूँ तुमको लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा एक सिस्टम है, वो भी नीदरलैंड से ही स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, मतलब वो यूएस की एग्ज़ैक्टली, से ओरिजिनेट नहीं किया, ये भी नीदरलैंड से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा मुझे नहीं पता था एग्ज़ैक्टली। कि ये करेंसी सिस्टम भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। हाँ, जो मॉडर्न बैंकिंग जिसको हम कहते हैं ना, या मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम ये नीदरलैंड से स्टार्ट हुआ है, फिर ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से फैला था। ऑफ़ कोर्स वहाँ से जो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस थे, वो इंग्लैंड की तरफ आए, इंग्लैंड इंग्लैंड से फिर उन्होंने उसको फैलाया, फिर आगे ऑफ़ कोर्स नॉर्थ अमेरिका में हो गया। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को इवॉल्व होते हुए हमने देखा है। लेकिन अब जो इस वक़्त जो सिस्टम है ना, दैट इज़ वेरी फ्रेजाइल यानी कि जो कंट्रीज़ और सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इस पेपर मनी को किसी भी वक़्त छाप सकते हैं। यानी कि राइट। ये आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कितनी तादाद में ये करेंसी छाप सकते हैं और आम लोग बेचारे उनको पता नहीं होता कि उनकी करेंसी जो है रोज़-बरोज़ डिवैल्यू हो रही है और हुँ, हम सब ये समझते हैं कि पेपर करेंसी जो है वो ही वेल्थ है जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हुँ, राइट। अच्छा तो ये तो ठीक है लेकिन अब पहले क्या होता था? यू मेंशन्ड निक्सन के टाइम पर आई थिंक निक्सन का था जिसमें उसने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को खत्म किया था। तो बिल्कुल। वो टाइम क्या था और वो क्यों हुआ था बेसिकली? कि गोल्ड अभी भी हम कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों के लिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के लिए क्यों खत्म हुआ था और उसके बाद रिपरकशंस क्या हुए उसके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया और ये काफ़ी डीप टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा-सा ओवर सिम्प्लीफाई करूँगा। बेसिकली 1944 में जो मेजर गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स। ये राइट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, ग्लोबल इकॉनमी और सब इनको एक रीसेट करना था फाइनेंशियल सिस्टम को ताकि उसके ऊपर दोबारा से वो बिल्ड ऑन कर सकें इकॉनमी। तो राइट। जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये हुआ तय पाया था कि भई यूएस डॉलर विल बिकम लाइक अ ग्लोबल रिज़र्व करेंसी और सब दूसरे कंट्रीज़ अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ पैक करेंगे। यानी कि 1 यूएस डॉलर इक्वल्स 1.5 यूरो और उस वक़्त तो ख़ैर यूरो नहीं था, लेकिन जर्मन फ्रैंक्स और इस तरह की करेंसीज़। तो और फिर इन्होंने ये तय किया था कि सब अपने कंट्रीज़ के जो गोल्ड रिज़र्व्स हैं, वो सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिज़र्व में रखवाएँगे और फेडरल रिज़र्व उसके एक्सचेंज में डॉलर प्रिंट करके उनको देगा। राइट। तो उसके बाद वही हुआ जो यूएस करता है, इन्होंने दबा के डॉलर छापे और हुँ, एक वक़्त ऐसा आया कि जो कंट्रीज़ का ट्रस्ट था यूएस गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होना शुरू हो गया। उनको पता लग गया कि भाई इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट में नोट छाप दिए हैं, जबकि इतना उनके पास गोल्ड रिज़र्व है नहीं। तो फिर क्या हुआ कि सब कंट्रीज़ ने जो है वो गोल्ड माँगना शुरू कर दिया अपना, जिसको हम हुँ, कहते हैं गोल्ड रन या बैंक रन। और राइट। फिर वो ऑब्वियस था, तो उस वक़्त जो रिचर्ड निक्सन उस वक़्त के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने वो पूरा जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था, उन्होंने कैंसल किया। उन्होंने कहा कि अब कोई हम गोल्ड एक्सचेंज नहीं करेंगे डॉलर के अगेंस्ट और उस वक़्त उन्होंने कहा था ये टेम्परेरी मूव है, इन अच्छा। ऑर्डर टू स्टेबलाइज़ द इकोनॉमी एंड प्रोटेक्ट द डॉलर सम ये सब ड्रामा जो होता है। और उस वक़्त से लेके अब तक वो करेंसी जो है, वो बिल्कुल जो है पेपर करेंसी बन गई है। बेसिकली इट्स लाइक अ फ्लोटिंग करेंसी। ये अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है कि भई मार्केट में कितने यूएस डॉलर हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस। इसके हुँ, ऊपर वो करेंसी एक-दूसरे को बैलेंस आउट करती है। तो हाँ, ऑफ़ कोर्स उसके पीछे हक़ाइक़ जो थे वो यही था कि यूएस के ऊपर डेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था और उनको अपने डेट को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया था ताकि वो अपनी जो इजारादारी है यूएस डॉलर की एज़ अ ग्लोबल रिज़र्व करेंसी वो कायम रहे। तो सही। इसके अच्छा पीछे ऑफ़ अब कोर्स पॉलिटिकल हाँ, रीज़न भी है तो हम अभी इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर हाँ, अच्छा अगेन फिर दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस इन स्मॉल सिटिंग तो वो
डिपेंडिंग ऑन जो व्यूअर्स चाहते हैं और कमेंट्स में बताएँगे कि हम आगे इस तरह की डिबेट करें, आपस में डिस्कशन करें। अगर वो डेफ़िनेटली कहेंगे तो हम ड बाद में भी इस तरह की बात करेंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अभी मुझे दिमाग में आया कि हम हमेशा कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था। हम हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो इम्पोर्ट करते हैं, वो ट्रेड इम्बैलेंस है बहुत बड़ा। उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, और अगर हम रेमिटेंसेस को भी मिला लें, तो रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स मिलाकर भी हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, और राइटली सो, क्योंकि हम एक कंज़म्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ, जो अभी हमने ब्रिटिश पाउंड के साथ देखा कि पीछे काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएशन आई थी, और प्रिज़्यूमली कि उसके अंदर इस तरह की जो इकोनॉमीज़ होती हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो ये एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव होंगी और ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही होंगी, एक्सपोर्ट ड्रिवन होंगी। लेकिन मैंने ये देखा कि ये भी एज़ सच एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन जो कंट्री है, बेसिकली वो जर्मनी था। अगर बड़े कंट्रीज़ में देखा जाए, तो वो जर्मनी उसने एक्सपोर्ट की, लेकिन कोविड के टाइम पर और फिर जो जो रशियन वॉर हुई है उसके बाद, ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद, उसका भी एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया है कि वो भी एक ऑलमोस्ट ज़ीरो के ऊपर आ गया है इस वक़्त। तो ऐसा क्यों है कि हम ऑल्दो कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उतना ज़्यादा और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यूएस हो गया, यूके हो गया, वो भी ऐसा, उनका भी यही सिचुएशन है, वो लोग भी एक्सपोर्ट ज़्यादा लेट्स से नहीं कर पा रहे हैं और इम्पोर्ट्स उनकी भी ज़्यादा हुँ। हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इतना पीछे चले जाते हैं और यूएस एंड यूके फिर भी स्टेबल, एक एक तरह से स्टेबल रहते हैं? ये काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है, इसके लिए काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा। इसके पीछे ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रीज़न है फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल, ये जो राइट। जी7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ना, ये ऑफ कोर्स उनका आपस का ग्रुप है, इसमें ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। चाइना और रशिया उसमें शामिल हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो वो एक-दूसरे को इस मामले में सपोर्ट करते हैं। अगर आप आईएमएफ का जो पूल देखें, वो भी यही है, जिसमें वो एसडीआर की बेस पे वो जो लोन देते हैं, हुँ, वो हुँ। सारी मेजर करेंसीज़ जो हैं, वो उसकी बैकिंग पे होता है। इसमें यूएस डॉलर है, ऑफ कोर्स यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, और अब चाइनीज़ युआन भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये बेसिकली ये एक एलीट्स का ग्रुप है, जो पूरे फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उसमें हम तो नहीं आते एलिट्स के अंदर। तो हुँ, अगर उनकी एक्सपोर्ट्स कम भी हैं, तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से गिरती नहीं है। जिस तरह सही। पाकिस्तान रुपये भी इतना डेप्रिशिएट हो जाता है, यूरो या ब्रिटिश पाउंड इतना डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है ना, एफएक्स मार्केट, वो काफ़ी मैनिपुलेटेड मार्केट है। उसमें बड़े गेम्स होते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की रोज़ की ट्रेड होती है। तो दोज़ स्पेकुलेटर्स कैन ड्रॉप अ करेंसी लाइक दिस इन अ डे। तो ये हुँ, तो टूल्स हैं उनके पास कि वो इकोनॉमिकली हम जैसे कंट्रीज़ को किस तरह जो है स्लेवरी में ला सकते हैं। तो एक तो ये पॉलिटिकल रीज़न हो गया। दूसरा ये कि ये जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना रैंकिंग का, कि भई मूडीज़ की रैंकिंग है किसी कंट्री के बारे में, या एस&पी पुअर की रैंकिंग है। उसकी बेस पे आपकी जो बॉन्ड, गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड होते हैं ना, उसकी रेटिंग तय होती है। अगर कोई रेटिंग एजेंसी लाइक मूडीज़ जो है वो आपके कंट्री के बॉन्ड को रेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आपको डेट नहीं आपका डेट बाय नहीं करेंगे। बेसिकली बॉन्ड राइट, क्या होता है? वो एक डेट इश्यूइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, कि आपका राइट। कंट्री जो है वो बॉन्ड इश्यू कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो फॉरेन डेट ले रहा है। फॉरेन भी ठीक और है। लोकल भी हो सकता है। हुँ, तो वो ज़्यादातर डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। तो हुँ, वो आपको डेट तभी मिलेगा तब आपकी रेटिंग अच्छी होगी। और हुँ, अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं भी है और अगर आपको डेट चाहिए, तो आपको उसका जो यील्ड है बॉन्ड का, वो काफ़ी ऊपर रखना पड़ेगा। ये मैं थोड़ी-सी टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ, लेकिन हाई लेवल पे बेसिकली ये होता है कि ये एक सुपर एलीट्स का ग्रुप है, और वो इस सिस्टम को जो है कंट्रोल करते हैं कि किस तरह उन्होंने रेटिंग कंट्रोल करनी है, किस तरह उन्हें फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना है। और हम जैसे कंट्रीज़, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या दूसरे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, दे आर सोलली रिलाय ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इस काबिल नहीं है, तो आपका करेंसी को स्टेबल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ, क्योंकि हर चीज़ डॉलर में सेटल होती है इंटरनेशनली, चाहे वो ऑयल की ट्रेड हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड्स हो। इवन अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, दैट हैज़ टू बी सेटल्ड इन यूएस डॉलर, बिकॉज़ हुँ, अगर आप जर्मनी से इम्पोर्ट्स कर रहे हैं या चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी रुपये में तो सेटल नहीं होगा, वो यूएस हुँ। डॉलर में सेटल होगा। तो यूएस डॉलर की जो डिमांड है, वो हमेशा रहती है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से जो लोकल करेंसीज़ है, उन पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो अच्छा, आपको इस पे हमेशा मैंने अभी लास्ट वीक एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये एक बहुत बड़ा
सेंसिटिव टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। मतलब एक तो लोगों की वेल्थ ऑफ कोर्स उससे अफ़ेक्ट करती है, अगर एक्सचेंज हुँ, रेट नीचे जाता है, तो उसकी वजह से हमारी वेल्थ इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। मैनिपुलेट किया जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से वो ऊपर जा रहा है, और ये भी अच्छी चीज़ नहीं है किसी मुल्क के लिए कि वो आपका एक्सचेंज रेट इन इन अ मंथ अप एंड डाउन हो रहा हो, 10% ऊपर-नीचे चला जाता हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो हुँ, हुँ। चलें, ये तो एक चीज़ हो गई, हम ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, अगेन इट्स बिग डिबेट। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ गोल्ड की। मैं आपकी जो वीडियोज़ देखता हूँ ना यार, उसके अंदर मुझे लगता है कि आप प्रो गोल्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो वो गोल्ड के बारे में कुछ बताएँ कि गोल्ड एक तो ये हाँ, कि पाकिस्तान के हिसाब से मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं खुद भी प्रो गोल्ड कह सकता हूँ मैं अपने आप को, लेकिन अगेन आई वुड स्टिल कंसिडर कि गोल्ड को एक खास लेवल के ऊपर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है और वेल्थ डिप्लीशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो गोल्ड एक सेफ एसेट समझा जा सकता है। तो गोल्ड के बारे में क्या है बिल्कुल। मतलब, और शुरू से जब से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो अब हुँ, उसमें हमें क्या करना चाहिए गोल्ड के हिसाब से? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया। मैं अपने आप को प्रो गोल्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा एक ये बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है कि गोल्ड विल स्टिल रिमेन एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर सम टाइम। क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है, ह्यूमन हिस्ट्री, थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स अगर आप उठा के देखते हैं, गोल्ड हमेशा जो है वो एज़ अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे ट्रीट हुआ है पूरी हिस्ट्री के अंदर। और फिर अगर कुछ लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखें तो कुरान में भी या बाइबल के अंदर भी जो है गोल्ड को एज़ ए मनी या वेल्थ के तौर पे बयान किया गया है। तो एक तो ये इसका एलिमेंट है, रिलीजियस एलिमेंट, और फिर हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि गोल्ड ओवर द सेंचुरीज़ जो है वो एक वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज़ किया गया है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा है कि लास्ट 20 इयर्स के अंदर ये जो बुल रन आया है ना इक्विटीज़ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो सारा जो है वो बेसिकली डेट ड्रिवन था। यानी कि उसमें कंपनीज़ अपनी गुड्स एंड सर्विसेज़ की बेस के ऊपर उनकी वैल्यूएशन इस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह होनी चाहिए। वो सारा कुछ जो है वो इन्फ्लेटेड था, हायर पीई मल्टीपल्स थे, यानी कि 15-20 टाइम्स अर्निंग के हिसाब से वैल्यूएशन हो रही थी कंपनीज़ की। अब अगर टेस्ला की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आज ही पढ़ रहा था, हुँ, टेस्ला इज़ नॉट मेकिंग मनी बाय सेलिंग कार्स। एग्ज़ैक्टली, ये मेरे लिए काफ़ी माइंड ब्लोइंग किस्म का कॉन्सेप्ट था। यस। वो पैसा कमाते हैं जो ग्रीन क्रेडिट्स होते हैं ना, उनको बेच के। वो क्या चीज़ हुँ, होती है? यूएस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई है कि भई जो इलेक्ट्रिकल या ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक ख़ास लेवल के कार्बन एमिशंस अपने रखने हैं। आई थिंक ठीक वो है, 50 ग्राम्स पर किलोमीटर, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इससे नीचे राइट, जाएँगे तो दे विल बी फाइन्ड हेवीली। और अगर आप 98 ग्राम्स पर किलोमीटर के हिसाब से एमिशन रखते हैं अपनी कार्स की, देन यू गेट फ्री क्रेडिट्स। ओके, वो फ्री क्रेडिट्स जो हैं वो फिर आप इंटरनेशनली सेल करते हैं। तो टेस्ला क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, तो उनको वो 100% फ्री में वो क्रेडिट्स मिलते हैं, और राइट। टेस्ला फिर उन क्रेडिट्स को जो है दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को बेचती है अच्छा, यू बिलियंस आर ऑफ सेइंग डॉलर्स। लेट्स से अगर लेट्स से टोयोटा एक कार बना रही है, कोरोला बन रही है, और कोरोला हुँ, की एमिशन ऑफ कोर्स क्योंकि वो पेट्रोल कार है, तो वो हाँ, ज़्यादा होगी। अगर कंपेयर करूँ एग्ज़ैक्टली, मैं टेस्ला से, जो कि थोड़ी-सी एक्सपेंसिव कार है, लेकिन वो कार ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक है, एलिजिडली उसके अंदर पोल्यूशन नहीं हो रही है, तो वो उसकी वजह से उसको क्रेडिट्स मिल रहे हैं, टेस्ला को, एग्ज़ैक्टली, जो कि एग्ज़ैक्टली, अनफेयरली या फेयरली जो भी कह लें आप, कोरोला को नहीं हुँ, मिलेंगे। तो बिल्कुल। अगर इसको कंपेयर करें तो कोरोला की कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर टोयोटा टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि उनको फाइन पे करना पड़ रहा है उसके लिए, बिल्कुल। और टेस्ला को फाइन वो फाइन पे नहीं अगर करना वो पड़ेगा। हाँ, अगर वो उस थ्रेशोल्ड से नीचे जाएँगे, तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। जो तो कि उस करना फाइन पड़ेगा, से ज़ाहिर-सी बचने बात के है, लिए, क्योंकि अगर अगर वो हाँ, फ्यूल ऑयल पेट्रोल बेस्ड कार है या डीज़ल बेस्ड कार है। एग्ज़ैक्टली। ओके, और उस रेंज के अंदर रखने के लिए भी उनको एक ख़ास अमाउंट में क्रेडिट्स रखने हैं अपने पास। तो क्रेडिट्स वो आते हैं जब आप अपनी कार्स को ग्रीन एफिशिएंट कार्स के तौर पे राइट। प्रोड्यूस करते हैं। अगर अच्छा, आप नहीं ये कर मे रहे, इट्स देन यू इट्स अ मस्ट न्यू थिंग परचेज़ फॉर मी। दोज़ क्रेडिट्स फ्रॉम राइट। समव्हेयर, हुँ, राइट? हुँ। तो वो टेस्ला से बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स परचेज़ करते हैं। तो हुँ। लास्ट अगर आप 1 और 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें टेस्ला की, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग दीज़ क्रेडिट्स। राइट, आई डिडन्ट नो अबाउट गाड़ियाँ बेच दैट। के नहीं कर रहे वो। हाँ। तो नहीं, मैं पॉइंट समझ मेरा रहा था कि ये है, शायद उनको इन्वेस्टर्स मिले हुए हैं, क्योंकि एक एक बूम तो है ना इलेक्ट्रिक कार्स का, और इस तरह की हाँ, ईएसजी कहते हैं आई थिंक, इस बिल्कुल। पूरी ड्राइव का। तो मैं समझ रहा था कि शायद उस वजह से इन्वेस्टर्स भी जा रहे हैं उसके अंदर, और उस वजह से वो उनको पूरा इन्वेस्टमेंट्स मिली। लेकिन ये पॉइंट मेरे पास बिल्कुल, मुझे हाँ, इट इज़ अ न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर तो मी। बेसिकली कैपिटल है ना, मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, रेवेन्यू की प्रॉफिट्स जो की। वहाँ से मिल रहा है उसको। ओके। एग्ज़ैक्टली, तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस वक़्त वो है क्रेडिट्स। यानी कि हुँ, गाड़ियाँ बेच के पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो क्रेडिट्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स सस्टेनेबल नहीं है। तो हुँ। पॉइंट मेरा ये है कि लास्ट 20 ईयर में जो हमने बुल रन देखा है स्टॉक्स के अंदर, वो प्योरली डेट ड्रिवन था।
और राइट। गोल्ड इस हिसाब से थोड़ा-सा अगर आप कंपेयर करें जो एस-एन-एम-पी 500 की जो ग्रोथ है वो कम है। वो इसी वजह से है हुँ, कि गोल्ड ऑफ कोर्स सारा कैपिटल जो है स्टॉक मार्केट में जा रहा था और सारा वो कैपिटल स्टॉक मार्केट में इसलिए जा रहा था क्योंकि वो फेक इवैल्यूएशन के तौर पे कंपनीज़ की इवैल्यूएशन हो रही थी और स्टॉक वो पंप हो रहा था। राइट। अब वो साइकिल जो है वो रिवर्स हो रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जो चीप मनी थी पहले, वो अब खत्म हो रही है, तो अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वैल्यूएशन जो है कम होती जा रही है। तो हाँ, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि इस पूरे सिनेरियो में गोल्ड जो है वो शाइन करेगा इन द राइट। नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स। अभी आप देखें अगर गोल्ड अपने पीक से जितना भी गिरा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। 2000 पे हुँ, गया तो उसके बाद तब से वो 18,000 पे 1700 18 1800 सॉरी के 100 के ऊपर हाँ, फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल। जबकि स्टॉक मार्केट 25% डाउन हो चुकी है अपने और पीक से। बिटकॉइन तो 50% ऑलमोस्ट नीचे आ गया है। एग्ज़ैक्टली। तो हाँ, गोल्ड ने अभी भी अपने अपने आप को जो है सस्टेन रखा हुआ है एक ख़ास लेवल पे। तो मेरा राइट। पर्सनल बिलीफ ये है कि इस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के सिचुएशन में जबकि अभी भी मज़ीद खतरात हैं क्योंकि रशिया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर इसके अलावा जो यूरोप में इस वक़्त हाल हुआ हुआ है, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, उसकी वजह हुँ, से मज़ीद क्राइसिस आएगा क्योंकि जो बड़े बैंक्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ब्लो ऑफ हो रहे हैं। जैसे क्रेडिट स्विस का भी ज़िक्र आया था 2 हफ़्ते पहले कि उनके उनके भी बैंकरप्ट होने के चांसेज़ है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो सिनेरियो हुआ था उसमें क्रेडिट स्विस का भी कुछ थोड़ा-सा रोल था, क्योंकि वो राइट। भी एक्सपोज़र था। तो उसकी हुँ, वजह से जो यूरोपियन बैंक्स हैं, वो अब जो है खतरे में आ गए हैं। तो अगर आप आउटलुक देखें फाइनेंशियली तो वो तो काफ़ी वीक नज़र आ रही है। तो उस पूरे हुँ, सिनेरियो में गोल्ड ऐसा एसेट है जो कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ख़ैर राइट, मेरा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। राइट। इस वजह से चल मैं गोल्ड को काफ़ी जो है रेट करता हूँ हायर। चलो ये तो समझ में आता है गोल्ड के बारे में। अब गोल्ड अब अगर लेट्स से मैं बात करूँ कोई पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको अपनी अपनी वेल्थ को कैसे सेव करना चाहिए या किस तरह से उसको प्रिज़र्व करना चाहिए? तो मेरे ख़्याल से तो गोल्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ प्रिजर्वेशन का ऑल्दो के डॉलर टर्म्स के अंदर उसने अभी तक हमको रन अप नहीं दिया जो बाकी इक्विटीज ने दिया या लेट्स से क्रिप्टो ने इवन दिया कुछ हद तक ऑल्दो कि उसके बाद वो नीचे भी आ गया बाय द वे क्रिप्टो पे एक अलग टॉपिक है हम अलग किसी वक्त बात करेंगे इसके ऊपर अलग से एक आई थिंक ये पॉडकास्ट कह सकते हैं हम इसको तो वो अलग से हम किसी वक्त बात करेंगे बिल्कुल। क्रिप्टो के ऊपर लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं एक तो सबसे पहली बात ये कि लोगों को जो भी काम करें वो लीगली करें आप लीगली कोई काम नहीं करते ना जैसे क्रिप्टो की बात करें तो बहुत सारे लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमने देख ही लिया रिसेंटली लूना के साथ क्या हुआ है इवन बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ यूएस के अंदर क्या हुआ है तो और आपके पास कोई लीगल कवर नहीं होगा अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं मैं नाम नहीं लेता अगेन लेकिन आप किसी भी एक्सचेंज के साथ करते हैं जो कि पाकिस्तान में एक्रेडिटेड नहीं है मैं पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ हुँ, अगर उसमें बिल्कुल। एग्रीगेटेड नहीं है तो आप बिल्कुल लीगल कवर नहीं होगा और थोड़ा बहुत आपको खेलना है किसी चीज के साथ तो आप खेल सकते हैं वो आपकी गैम्बलिंग मनी होगी लेकिन उसके अंदर आप लेट से अगर आप चाहें कि कल किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो फर्ज करें कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है एटलीस्ट आपके पास एक लीगल कवर होगा एसईसीपी बैठा होगा और उसने कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ होगा मतलब ठीक है हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन वाले इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जिसके अंदर कोई लीगल कवर नहीं होता लोग दर दर फिर रहे होते हैं लेकिन एटलीस्ट कोई आवाज उठाने वाला होता है आप एटलीस्ट मजलूम होंगे लेकिन हुँ, अगर आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपके पैसे चले गए तो मसला ये होगा कि जो दुनिया होगी वो हंसेगी आपके ऊपर कि यार आपने तो अपनी मर्जी से किया ना आपको तो पैसे बनाने का शौक था हाँ। एटलीस्ट जो मेहनत की कमाई से बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है उसकी इंटेंशंस कोई भी हों, लेकिन फिर भी मज़लूम है ना यार वो बंदा कि पाकिस्तान के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की, एक सही नीयत से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसको नुकसान हुआ उसके अंदर। हुँ, एनीवेज़ अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि अगर पाकिस्तान में किसी को वेल्थ प्रिजर्व करनी है, तो मैं तो कहता हूँ हर एक को जो कंडीशंस है आजकल पाकिस्तान की, कि भाई गोल्ड में रख लें अपने पैसे और ऑल्दो कि मैं खुद भी कहता हूँ कि इतना कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है गोल्ड, लेकिन फिर भी आपकी वेल्थ प्रिजर्वेशन होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आपको अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आप लेट्स से 30% सोच लें, लेट्स से 35% सोच लें आपका जो नेट वर्थ है वो गोल्ड में होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अगर 20 साल पे देख लें, 30 साल पे देख लें, तो आपको इक्विटीज़ ने, प्रॉपर्टी ने, इवन डॉलर टर्म्स के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड में उस तरह का रिटर्न नहीं मिला है। ऑल्दो आप गोल्ड की बात करें लेट्स से 1990 से लेके लेट्स से 2005 तक की इन 15 सालों की बात करें तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बाद से 2005 से लेकर लेट्स से 2022 तक की बात करें, इन 15-17 सालों में देखें तो बिल्कुल उसने सही कहा। उस तरह का रिटर्न नहीं दिया। तो हाँ, हमने हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक्सपोज़र है, तो गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू
गेट द एक्सपोज़र इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, कम से कम आपको रुपी का वो एक्सपोज़र नहीं रहेगा। तो लेकिन वही बात है, आप 100% गोल्ड नहीं खरीद सकते ना अपनी चीज़ों का। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली मैं पहले भी बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स जो गोल्ड बेच रहे हैं या गोल्ड बेस्ड फंड्स हैं, वो एक स्कैम ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर किसी को बाय द वे मेरे जो एग्ज़ैक्टली, व्यूअर्स अगर दैट्स अ वेरी वो गुड पॉइंट वाली क्योंकि हाँ, अ, जब मैं गोल्ड पे बुलिश होने की बात करता हूँ, मैं हाँ, फिज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, पेपर गोल्ड की हाँ, बात नहीं कर रहा क्योंकि पेपर गोल्ड जैसे मैंने कहा इट्स अ स्कैम हाँ, दे इश्यूड सो मेनी पेपर्स कंपेयर्ड टू व्हाट गोल्ड रिज़र्व दे हैव। तो वो राइट। जो क्लेम है ना, वो वैलिड क्लेम नहीं है। प्लस तो ये कि मैं मैंने जो म्यूचुअल फंड्स को देखा ना पाकिस्तान के अंदर, जो गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अगर उनकी ट्रैकिंग देखें, एक फंड की ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट होती है कि वो ट्रैक किसको कर रहा है। अगर आप बेंचमार्क को हाँ, देख रहे हैं, तो गोल्ड की प्राइस बेंचमार्क है। अगर आप एक लेट्स से इंडेक्स को देख रहे हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को देख रहे हैं, तो उसकी ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर हुँ, गोल्ड की ट्रैकिंग डॉलर टर्म्स में आपका फंड नहीं कर रहा है, तो वो बेसिकली आपको स्कैम कर रहा है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल, समझ नहीं आता गोल्ड फंड। तो आप बेहतर ये है कि ऑल्दो कि अगेन वो आई वुड से कि इल्लीगली रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना गोल्ड इम्पोर्ट होता है, लेकिन अगर आप इम्पोर्ट बिल देखेंगे पाकिस्तान का, तो उसमें गोल्ड आपको नज़र नहीं आएगा। तो वो सारा हाँ, का सारा एक स्मगल ही हो रहा होता है। तो बेसिकली आप भी उसका पार्ट बन जाएँगे, लेकिन अब क्या कर सकते हाँ। हैं? मैं तो फिर वही कहता हूँ, यार एक एक अब ऑप्शन फिर ये अब भी कर क्या होता है सकते हैं? हाँ, एक ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ गोल्ड एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो आपको वॉल्ट प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप फिज़िकल गोल्ड खरीदें और आप उनके वॉल्ट में स्टोर करें। राइट। लेकिन वही जैसे बात कि है, वो वो पाकिस्तान गारंटीज़ का देती हैं। एक्सेस उसमें है कि नहीं है हमारे पास, ये भी तो मसला है ना। बहुत सारे हाँ, वो एक्सचेंजेस पाकिस्तान में का नहीं होगा, वो कहीं इंटरनेशनल कहीं किसी कंट्री के अंदर होगा। तो हाँ। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका गोल्ड जो है वो सेफ एसेट के तौर पे नहीं, कहीं मसला रखा वही है ना कि आपके पास उस अब गोल्ड तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना कि आप पाकिस्तान में भी रह के गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इसलिए हाँ, प्रॉब्लम आती है लेट्स से स्टॉक्स की। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से बाहर हम स्टॉक मार्केट में, यूएस की स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम टेस्ला या एप्पल के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वो एक अलग टॉपिक है। वो ख़ैर एक अलग चीज़ है। मैं अभी बात कर रहा हूँ हुँ, प्रिज़र्वेशन की और वेल्थ एक्यूमुलेशन की। तो गोल्ड उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। प्लस उसके बाद आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि हमने पिछले 7 साल में देख लिया पाकिस्तान के अंदर, 7 नहीं तो 5 साल के अंदर देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई रन नहीं आया स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उन्होंने अच्छा रन भी दिया, अच्छे डिविडेंड्स भी पे किए हैं। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को ले लें, तो प्रॉपर्टी ने भी पॉकेट्स के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आप अगेन उसको कंपेयर करेंगे यूएस डॉलर और पीकेआर की पैरिटी से, तो वो वहाँ पर वो प्रॉब्लम बहुत आ शॉर्ट गई हो है। जाता है। हाँ, हाँ, तो अब उसके अंदर मेरे ख्याल से आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, अगर पाकिस्तान के अंदर हैं। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। अगर यासीन उस पे तुम थोड़ा-सा, अगर लेट्स से वेस्ट के अंदर हूँ मैं, अगर यूएस के अंदर, कनाडा में बैठ के देख रहा हूँ मैं, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं अपने वेल्थ को प्रिज़र्व करने के? हाँ, ये ऑफ़ कोर्स काफ़ी बड़ी डाइवर्सिफ़िकेशन है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए चॉइस ऑफ़ कोर्स काफ़ी लिमिटेड है, जैसा तुमने बताया। हुँ, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, तो आपके पास चॉइसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक तो आपके पास यूएस स्टॉक मार्केट का एक्सेस होता है, ठीक है? आप राइट, नैस्डैक में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट कैश में नहीं ली जाती, मॉर्गेज के थ्रू ली जाती है, तो लोग लेवरेज करते हैं अपने आप को, ठीक है? ऑफ कोर्स अभी वो हालात नहीं है लेवरेज करने वाले क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स हमने देखा है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा लगाया और उससे गेन्स भी लिए। और उसके बाद गोल्ड ऑफ कोर्स ये अच्छा मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप सारे अपने एग्स एक बास्केट में डालें। राइट। आपको डाइवर्सिफ़ाई हुँ, करना पड़ेगा 10% 15% 20 जितना भी आप फ्लेक्सिबल हैं, आप गोल्ड में डालें, बाकी आप रियल एस्टेट में डाल दें, बाकी आप जो है स्टॉक में डाल दें। फिर कुछ ईटीएफ्स ऐसे होते हैं, जो अगर आप एक पूरा घर नहीं खरीद सकते तो आप जो रीट्स होते हैं रीट्स आरईआईटीज़ खरीद सकते हैं, उसमें बिल्कुल। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एसेट क्लासेस तो काफ़ी सारी हैं। ऑफ कोर्स क्रिप्टो इज़ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम हम उस पे कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अच्छा, मैं अभी अभी जितने हम एसेट्स थोड़ा-सा हैं हुँ, आगे मतलब टाइम हमारे पास थोड़ा-सा कम है, लेकिन आई मीन कम तो नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग अगेन द ऑडियंस के वो क्या कहते हैं। हुँ, मुझे एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो मुझे याद आई जस्ट बाय यू सेइंग दैट कि वो रियल एस्टेट के अंदर पार्शियली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट कैसा इन्वेस्टमेंट है? अगर मॉर्गेज के ऊपर जाएँ हम, कनाडा जैसे मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के अंदर रियल एस्टेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, मैंने इस पे वीडियो बनाई भी थी वैसे, कि बहुत सारे लोग अमीर बन जाते हैं जब कनाडा में जाते हैं, और मल्टी मल्टी प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती हैं, और कैसे ले लेते हैं वो इतने आराम से कि 6-6 प्रॉपर्टीज़ हाथ में होती हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो आई थिंक 2017 में, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो 2017 में गया था। उसके पास, वो इंडियन था, इंडिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने अपनी डिस्पोज़ ऑफ की थी, और उसके पास वो कैश लेकर गए, और उन्होंने कोई टोरंटो के अंदर कोई 6 प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं आज तक।
और वो अब उनसे रेंट ले रहे हैं और उनका कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो वो ऐसा कैसे हो जाता हुँ। है? मतलब कितना आसान है, रिस्की है, क्या है ये? ये सारा डिपेंड करता है साइकिल के ऊपर। अगर साइकिल के अगर ऊपर, आप राइट। अ, हुँ, इकोनॉमी को थोड़ा समझते हैं ना, तो इसमें साइकिल्स होती हैं, बूम्स एंड बस्ट, ठीक है? हुँ, तो ये मैनुअली क्रिएट क्रिएट की जाती हैं साइकिल्स। ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो क्रिएट करती हैं साइकिल्स। तो हमने देखा कि अगर हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, अगर हम कोविड के हालात को देखते हैं, मार्च 2020 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, यानी कि सब कुछ बंद हो गया था, स्टॉक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गई थी। फिर फेडरल रिज़र्व ने और जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स थे, जैसे ईसीबी है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है, इन्होंने मिलके एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है पंप किया मार्केट के अंदर। उससे क्या हुआ? उससे अनलिमिटेड किस्म की लिक्विडिटी मार्केट में आई, जो हर तरह के एसेट में जा रही थी। वो क्रिप्टो में भी जा रही थी। क्रिप्टो में जो बुल रन आया, उसकी मेन वजह भी यही थी। वो रियल एस्टेट में जा रही थी, वो स्टॉक मार्केट में जा रही थी, तो हर चीज़ बूम हो रही थी। ठीक है? तो जब कभी भी इस तरह की साइकिल आती है ना, तो एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपने वो साइकिल्स आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं। राइट। जब वो साइकिल शुरू होती है, फिर आपने उस वक़्त एंट्री करनी है, और जब साइकिल अपने पीक पे जाती है, तब आपने एग्ज़िट करना है। तो ये आम आदमी को नहीं पता होता कि सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो रेट्स किस तरह बढ़ाएँगे, कब कम करेंगे। तो ये एक आम आदमी को नहीं पता, और जो फाइनेंशियल न्यूज़ मीडिया होता है, वो आपको बड़ा कन्फ्यूज़िंग किस्म के स्टेटमेंट देता है। यानी कि एक न्यूज़ आउटलेट आपको दे देगा कि प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रही है, दूसरा न्यूज़ आउटलेट आपको बता देगा कि प्रॉपर्टी मार्केट जो स्टैग्नेंट है, तो यू कैन नॉट मेक सेंस। ये यही चीज़ तो वैसे मैंने इकोनॉमिस्ट्स में भी देखी है कि वो एक 180 डिग्रीज़ ये बात हमने पहले भी की थी कि बिल्कुल, 2 डॉक्टर्स एक तरह की बात नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड ओपिनियन लेने जाएँ तो बंदा सेम बोले, लेकिन कम से कम वो कुछ उसी एंगल के अंदर बात करता है। हाँ, वो 0 डिग्रीज़ पे होगा तो दूसरा बंदा 15 डिग्रीज़ पे होगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट बिल्कुल। की बात करें तो अक्सर इकोनॉमिस्ट मैंने देखा है 0 से डिफरेंट 180 थ्योरीज़ होती डिग्रीज़ हैं। पहुँच जाते हैं। हाँ, यस, डिफरेंट थ्योरीज़ होती हैं। अच्छा, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे दोबारा जाता हूँ, आपने रियल एस्टेट के बारे में पूछा था। तो हुँ, यहाँ पे वेस्ट के अंदर ख़ास तौर पे लोग लेवरेज के ऊपर रियल एस्टेट बाय करते हैं। लेवरेज का मतलब ये क्या है कि आप 10%, 15%, 20% अपना कैश डालते हैं एज़ अ डाउन पेमेंट, राइट। बाकी जो है ना आप फाइनेंसिंग करवाते हैं बैंक से, मॉर्गेज की। तो ये स्ट्रैटेजी कब काम करती है? जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम हो, जब साइकिल जो है वो बुलिश साइकिल हो, जो जो हमने मार्च 2020 में देखा। दैट हुँ, वाज़ अ टाइम व्हेन मनी वाज़ लिटरली चीप, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 लेवल 0 परसेंट पे के थे। ऊपर था। राइट। तो वो मेक सेंस करता था कि आप लेवरेज लें, रिस्क लें, और रिस्की एसेट्स में जाएँ। तो हुँ, इसीलिए लोगों ने क्रिप्टो में भी पैसे कमाए और रियल एस्टेट में भी पैसे बनाए। लेकिन अब इस वक़्त रियल जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो 7% पे जा रहे हैं। तो हुँ, इस रेट के ऊपर ब्रोकरेज अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और जो हुँ, आउटलुक है वो भी काफ़ी बेयरिश आउटलुक है। तो इस वक़्त रियल एस्टेट में एंटर करना काफ़ी रिस्की है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, इवन दो मैं रियल एस्टेट में भी डील करता हूँ पार्ट टाइम। लेकिन इस वक़्त जो है अपने आप को लेवरेज करने वाला टाइम नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला टाइम है। तो राइट। इसलिए लोग जो है रियल एस्टेट एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि लेवरेज के ऊपर आप काफ़ी ईज़िली जो है वो रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं। जब आप सेल करते हैं, तो आपका जो गेन होता है, कैपिटल गेन, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $500,000 की प्रॉपर्टी उठाई, तो उसमें आपने जो अपनी तरफ से पॉकेट में से पैसे डाले वो थे $100,000, 20% राइट, उसका। राइट। लेट्स से प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर गई $700,000 की। आपने हुँ, 2 साल में, 3 साल में उसको बेचा, तो आपने जो 700 थाउ जो $200,000 आपने गेन किया, वो सारा का सारा आपका अपना प्रॉफिट हो गया। राइट। बैंक को तो आपने सिर्फ मॉर्गेज देना है, जो आपने हुँ, इनिशियली लिया था, और हुँ, ओवर ओवर द टाइम आपने मॉर्गेज कुछ पे भी किया है। हुँ, तो जो गेन है कंपेयर्ड टू 100,000 इनिशियल कैपिटल इज़ मच लार्जर। तो राइट। लोग इस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। वो और अगेन साइकिल पे डिपेंड करता है, अगर आप गलत साइकिल में एग्ज़ैक्टली, आ गए, तो फिर आप बहुत बुरी तरह से फँसेंगे इसके अंदर। हाँ, आप कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएँगे इसमें। एग्ज़ैक्टली। तो अभी लास्ट 6 मंथ्स में ये हुआ कि जब मार्केट पीक पे थी ना, तो राइट। लोगों में एक हिस्टेरिया क्रिएट हुआ कि लोगों ने कहा कि हुँ। प्रॉपर्टी मार्केट ऑलवेज़ गोज़ अप। हाँ, तो फोमो उन्होंने फोमो पीक पे जो फोमो है जो क्रिएट हो प्रॉपर्टीज़ जाता है। खरीदना शुरू राइट। की और अपने आप को हाँ, स्ट्रेच किया। हाँ। लेट्स से उन्होंने $200,000 ओवर आस्किंग बाय करके प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो अंडर वाटर है। हुँ, यानी उनको मॉर्गेज भी पे करनी है, और जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो उतनी है भी नहीं। तो वो सेल भी हुँ, नहीं कर सकते, सेल करेंगे तो नुकसान होगा, और मॉर्गेज पे करते हुए उनको खल रहा है, क्योंकि वो हाई रेट पे वो मॉर्गेज पे कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी डिज़ास्टरस सिचुएशन फॉर दोज़ पीपल। तो इसमें सही कह रहे हो कि इसमें साइकिल को आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, ताकि आप राइट साइकिल में एंटर हो, तो आप ठीक है पैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रॉन्ग हुँ, साइकिल में एंटर होते हैं, तो दैट इज़ इवन मोर डेंजरस। आप काफ़ी लूज़ भी कर सकते हैं। हुँ, एंड उसको आइडेंटिफ़ाई करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब कभी-कभी होता है कि आप महँगे इंटरेस्ट रेट पे भी अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी ऊपर भी चली जाए, और डिपेंड्स ऑन योर लेवरेज कि आपने कितना लेवरेज लिया हुआ है। हो सकता है हाँ, आपका ज़्यादा लेवरेज ना हो, तो आप उसमें बच जाएँ।
लेकिन अगर बिल्कुल, आप हाई लेवरेज के ऊपर गलत प्राइस पे ले लें प्रॉपर्टी, फिर तो आप इट्स अ डिजास्टर कि आप छोड़ ही दें बल्कि एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर्टी, जैसे अब जैसे 2008 में हुआ था। जिस तरह से हाँ, 2008 के अंदर बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि सारी प्रॉपर्टी, वो क्राइसिस ही प्रॉपर्टी का था जब 2008 के अंदर मसला हुआ था। और उस टाइम पर बैंक्स का भी वही मसला था। बाय द वे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बैंक्स में, एक कोई यूट्यूब चैनल देख रहा था जिसके अंदर उसने बताया था कि यूएस के अंदर अब उन्होंने दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दिया बैंक ऑफ अमेरिका ने, कि आप ऑल इंक्लूसिव आप मॉर्गेज पे जा सकते हैं, जिसमें आपको 10% डाउन भी देने की जरूरत नहीं है। इज इट लाइक दैट? अब हो रहा है कुछ इस तरह से? मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा, लेकिन मैंने कुछ खबरें सुनी है कैनेडियन मीडिया के अंदर कि वो 45 इयर्स की मॉर्गेज लेके आ रहे हैं, यानी कि अभी इस वक़्त 30 इयर्स मैक्सिमम टर्म होती है। लेकिन क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इतनी कम हो चुकी है घरों की, तो गवर्नमेंट उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो एमोर्टाइज़ेशन पीरियड है, वो उसको बढ़ा रही है, यानी कि 45-40 इयर्स की एमोर्टाइज़ेशन लेके आ रहे हैं। तो दैट विल ऑफ कोर्स क्रिएट सम स्टिमुलेशन, तो वो एक बुलिश साइन होगा प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। लेकिन स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम इट, क्योंकि उसमें पॉलिसीज़ चेंजेज़ होंगी, रेगुलेशंस चेंजेज़ होंगी, बैंकिंग रेगुलेशन रहती है, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन राइट। कहने का मतलब ये है कि जिसने अगर 1 या 2 प्रॉपर्टी उठाई है, वो तो फिर भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ लेवरेज पे उठाई हैं, दैट पर्सन विल बी अंडर वाटर इन दीज़ हम्म। सर्कमस्टेंसेस, स्पेशली और अगर उसमें उसने एक भी जो टेनेंट उसका इधर से उधर हुआ, उसने कोई प्रॉब्लम कर दी, एग्ज़ैक्टली। तो वो फिर उसकी और इन सारी चीजें कंट्रीज़ खराब। में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इसमें टेनेंट्स के बहुत राइट्स होते हैं। यानी कि हम्म। अगर टेनेंट रेंट पे करना छोड़ देना, आप उसको इवेक्ट नहीं कर सकते, जब तक आपके हम्म। पास कोर्ट से ऑर्डर ना हो। राइट। और इस वक़्त जो बैकलॉग है कोर्ट्स के अंदर, वो 6 टू 8 मंथ्स का है। तो हम्म। इतना आसान नहीं होता कि आप जो है टेनेंट को किक आउट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो हैं, वो काफ़ी फ़ेवरेबल हैं टेनेंट्स के लिए। राइट, राइट, ज़बरदस्त। चलो यार यासीन, इट वाज़ अ फ्रूटफुल डिस्कशन और आई होप कि हम आगे भी इस तरह की डिस्कशन करते रहेंगे। और अगेन आई वुड मेंशन द योर टिकटॉक चैनल, बहुत मज़ेदार चैनल होता है। उसमें आप, मैं आई वुड से कि मेरे व्यूअर्स हैं, उस पे जाके उसको फॉलो करें ज़रूर यासीन को। एंड देन आल्सो आई विल मेंशन यूट्यूब, बिकॉज़ यासीन ने पहले उर्दू चैनल, इंग्लिश चैनल बनाया था यूट्यूब पे, वो भी अभी है, लेकिन वो उर्दू पे अब थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। तो दोनों चैनल्स हैं, मैं सारी चीज़ों के लिंक डाल दूँगा, ताकि लेट्स से आपको फॉलो करना हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक्स फॉर कमिंग अप यासीन। एंडिंग नोट पे अगर कुछ कहना चाहो? थैंक्स वली फॉर द अपॉर्च्युनिटी। आई थिंक दिस इज़ अ वर्थफुल डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वी आर मोर देन हैप्पी टू फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो अगर इंशाल्लाह। आपको कुछ और टॉपिक समझ में आते हैं जिसको आपको लगता है कि इस पर डिबेट हो सकती है हेल्दी किस्म की, तो आप राइट। प्लीज़ वली को कॉन्टैक्ट करें, तो वी शुड कंटिन्यू दीज़ बल्कि सेशंस। मैं तो कहता हूँ एक लाइव सेशन भी होना चाहिए, अगर डिपेंडिंग ऑन द हाउ हाउ दिस वीडियो गोज़, उस पे लाइव सेशन भी करेंगे और उसके अंदर ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेगा वो। हाँ, तो उसमें लेट्स हम सी। लाइव कमेंट्स पे हम कमेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त यार यासीन, फिर नाइस मीटिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद फिर दोबारा से करते हैं सेशन इंशाल्लाह। फॉर श्योर, थैंक्स अ लॉट। एब्सोल्यूटली। थैंक यू। ओके थैंक्स मैन। एवरीबॉडी, बाय। ओके, बाय। आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के बताएं प्लीज़। और इसके अलावा अपने क्यूरीज जो भी हैं वो कमेंट्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट जब जब भी ये डिस्कशन करें तो उस टॉपिक को डिस्कस करें। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि लाइव सेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई वाज थिंकिंग टू हैव अ लाइव सेशन, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, इंटरेक्टिव ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स में हम बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर 2 वीडियोज़ लगा दी हैं। एक मैंने सैलरी वर्सेस इन्फ्लेशन के ऊपर एक बात की थी, उसके ऊपर वीडियो लगाई है। इसके अलावा मैंने ड्रिप के ऊपर बात की थी, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, वो यहाँ पर मैंने वीडियो लगा दी, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।